सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों को नेहा शर्मा और कमो भाभी का नमस्कार। और कमो भाभी आपको भी हमारा नमस्कार। हाँ नेहा दीदी आपको नमस्कार। तो बताइए आज क्या क्या है पिटारे में? भाई पिटारे में तो बहुत कुछ है, जैसे कि आज तो कई खास दिवस भी हैं। एक तो आपकी और हमारी मुलाकात हो गई है सखी सहेली में। बिल्कुल। और बता दें हमारे पास भी पिटारे में काफी कुछ है गीतों के अलावा। हाँ, गीतों के अलावा हमारे पास पिटारे में है अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस है आज, और है अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, यानी पौधों के स्वास्थ्य का दिन। हाँ। और साथ ही सखी विशेष के अंतर्गत गायिका नैना देवी की बातचीत की जाएगी। और जो सबसे अहम मुद्दा, हाँ, आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी जिसके कई लोग शिकार हो जाते हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए और क्या सावधानियां हमें रखनी है, ये रख सकते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हाँ कमो भाभी, साथ में बच्चों के व्यंजन भी तो बनाएंगे। हाँ, तो वो गीतों के अलावा पिटारे में जो खास चीज है ना नेहा दीदी, वो यही तो है, बच्चों के व्यंजन। भाई बच्चों को खिलाना, उनकी पसंद की चीजें बनाकर मतलब ये करना कि वो खा लें किसी तरह, बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन जब हमारी भाभी हैं साथ में तो कोई मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि आपने तो बहुत इस तरह के व्यंजन बनाए तरह तरह के, और बच्चों को ना खाने वाली चीजें जिसको देखकर वो मुंह बनाते हैं, वो चीजें भी चटकारे ले लेके खाते हैं। तो आपको भी खिलाएंगे। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस आज हम मना रहे हैं। वैसे नेहा दीदी, किसी भी रोगी के ठीक होने के लिए दवा के साथ साथ जरूरत होती है उसकी देखभाल की पूरी तरह से। डॉक्टर जरूरी बातें जांच कर क्या करते हैं, अक्सर रोगियों की देखभाल का जिम्मा जिन पर छोड़ते हैं वो होती हैं परिचारिकाएं, यानी हमारी नर्सेस। हाँ, और उन्हीं परिचारिकाओं को धन्यवाद देने का आज का दिन है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस। और ये मनाया जाता है 12 मई को, क्योंकि इस दिन मशहूर नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती होती है। उनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था, और उनके बारे में मशहूर है कि वो क्रिमियन युद्ध के दौरान घायलों की सेवा करके काफी सराहनीय काम उन्होंने किया। बिल्कुल, घायलों की सेवा करने के लिए वो दिन के अलावा रात में भी घूमती थी, और रात में लैंप लेकर हर घायल सैनिक के पास जाती, उससे पूछताछ करती, देखती उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। इसीलिए उन्हें लेडी विद लैंप के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दुनिया की पहली नर्स की उपाधि भी दी गई है। ये भी माना जाता है कि उनके सराहनीय काम को देखने के बाद ही नर्सिंग की ओर अन्य महिलाओं ने और लोगों ने कदम बढ़ाए, और नर्सिंग को एक पेशे के तौर पर अपनाया जाने लगा, और महिलाओं को भी इस ओर जाने की प्रेरणा मिली। बिल्कुल, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स साल 1965 से इस दिन को मनाती है। जनवरी 1974 में आधिकारिक रूप से 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस यानी नर्स डे की घोषणा की गई। इसके द्वारा आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक मानी जाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल को सम्मान दिया गया। हाँ, और भारत सरकार में भी परिवार और कल्याण मंत्रालय की ओर से हर साल 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिए जाते हैं। 1973 से अब तक तकरीबन कई नर्सों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इस साल इस दिवस की थीम क्या रखी है पता है कमो भाभी? क्या रखी है? थीम रखी है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। बिल्कुल, अवर नर्सेस अवर फ्यूचर। और देखो ना नेहा दीदी, हमारे जो साथी हैं वो भी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस पर समर्पण एवं सेवा का भाव रखने वाली परिचारिकाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं। एक अच्छी नर्स केवल मरीज का उपचार ही नहीं करती, वो मरीज को स्वस्थ होने का भरोसा दिलाकर मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत करने का भी कार्य करती है। वही हमारे एक साथी और हैं, वो कहते हैं स्वास्थ्य सेवा उद्योग में डॉक्टर के साथ ही एक नर्स भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मरीजों के इलाज में एक नर्स की निस्वार्थ सेवा और समर्पण को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। हर साल 12 मई के दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये दिन सभी नर्स की सेवा भाव का सम्मान करता है और उनके योगदान को रेखांकित करता है। ये दिन खास इसलिए है कि इसी दिन नर्सिंग जीवन को प्रोफेशनल आयाम देने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, और इसीलिए इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने के लिए चुना। बिल्कुल समर्पण के साथ सामने जो मरीज हैं उनकी सेवा भाव करना एक बहुत बड़ा काम होता है। तो कमो भाभी,
जब भी हम नर्स के बारे में बात करते हैं, किसी भी नर्स के, तो ऐसा लगता है ना कि किस तरह से, कई बार तो हमें भी बुरा लगता है जब दिन भर घर में काम 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 बोला जाता है। मुझे तो देखिए बहुत बुरा लगता है। कहते हैं कि थोड़ी देर आराम तो करने दो, लेकिन जो हमारी नर्सें होती हैं वो दूसरों के लिए भी सारे काम करती हैं और मुस्कुराकर सबको दवाइयाँ देना, कितनी याद सबका रखती हैं वो। बिल्कुल अनवरत रूप से चलती रहती हैं और जो मरीज हैं उनका खास ख्याल रखना होता है। एक तरह से ये जो कहते हैं ना नेहा कि एक समर्पण का, एक सेवा भाव का मरीजों के साथ जो रिश्ता होता है, बेहद नाजुक सा, इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया जा सकता। एक मानवता का रिश्ता होता है, प्रेम का रिश्ता होता है ये। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि धरती पर यदि ईश्वर है तो वो चिकित्सक और उनके कंधा से कंधा मिलाकर काम करने वाली नर्सें, वो महिला या पुरुष नर्स ही होते हैं जो दवा के साथ साथ उनकी समर्पित सेवा भावना से एक रोगी को स्वस्थ करते हैं। बिल्कुल, परिचारिकाएं चिकित्सा कार्य में अपने महत्वपूर्ण कार्य से रोगी के रोग को दूर करने में मदद करती हैं। अपने सेवा भाव के कारण चिकित्सक की तरह ही सम्माननीय हैं। विश्व प्रसिद्ध नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर आज का ये दिन विशेष रूप से मनाया जाता है। और नेहा, कोरोना के दौरान हमने ये देखा कि जो आगे की पंक्ति में जो खड़े थे हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेस, हमारे बचाव के लिए, आम लोगों के बचाव के लिए यही लोग थे जिन पर हम भरोसा कर रहे थे। और ये लोग दिन रात बिना देखे अनवरत रूप से मरीजों की सेवा किए जा रहे थे। उनके अपने भी परिवार थे, खुद का स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लगातार उन्होंने समर्पित रूप से मरीजों की सेवा की। बिल्कुल। और उस वक्त जब उन्हें मरीजों की सेवा करनी होती थी, क्योंकि ये एक संक्रामक बीमारी थी, तो इसमें उन्हें किस तरह से पूरे उस सूट के अंदर रहना होता था, जो कि हमने बाद में कई वीडियोस में देखा और कई जगह पर हमने देखा। तो घंटों घंटों तक उन्हें उस सूट के अंदर रहना होता था, क्योंकि एक बार अगर वो निकालेंगे तो उन्हें दोबारा नया सूट पहनना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा उसके लिए भी उन्होंने बहुत कुछ झेला। वो पानी भी कम से कम पीते थे, खाने की भी उनको समय नहीं मिलता था। तो वो सब भूल कर सिर्फ सेवा भाव से वो लगे रहे और बहुत सारी जो चीजें ठीक हुई उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से सबकी सेवा की, सबकी मदद की, तो इससे हमें सबकी ये समझ में आया कि किस तरह से अगर समर्पण भावना से काम करते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं और किस तरह से लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो यही एक काम ऐसा है जो निस्वार्थ भावना से किया जाता है। बिल्कुल, इनकी सेवा भावना को, इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। और साथ ही आगे बढ़ते हैं। आज नेहा हम बात कर रहे थे कि पौधों के स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस भी है। जी। तो ये जो दिन है वो मनाया जाता है, जैसे कि हमें सबको पता है कमो भाभी कि हमारे भोजन का बड़ा हिस्सा तो पेड़ पौधों और वनस्पतियों से आता है जी। और जीवनदायिनी जो ऑक्सीजन है वो भी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। तो ऐसे में इनकी देखभाल के प्रति हमारे अंदर जागरूकता होनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी देखभाल करें। और देखा जाए तो हर साल कीट पतंगों से फसल का बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है और स्वास्थ्य के लिए भी कई बार ये चीजें जो होती हैं वो हानिकारक होती हैं। बिल्कुल नेहा दीदी, तो ऐसे में पौधों को लेकर वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य महासभा ने 29 मार्च 2022 को ये निर्णय लिया कि हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसके पहले साल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया था। कोरोना महामारी के कारण इसे साल 2021 तक जारी रखा गया था। हाँ, और ये दिन मनाया जाता है ताकि पौधों के स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक हो सकें। और इसके जरिए ये भी बताया जाता है कि किस तरह से पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा करके भूख, गरीबी को भी हम समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा हम निर्भर हैं। तो अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो फसल अच्छी रहेगी, तो इस तरह से हम भूख और गरीबी पर नियंत्रण कर सकते हैं और पर्यावरण की रक्षा से आर्थिक विकास को बढ़ावा भी दे सकते हैं। बिल्कुल, हम देखा जाए तो पर्यावरण पर पूरी तरह से आश्रित हैं। हमारी जो भोजन श्रृंखला है ना, उसमें पौधों का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। तो इनकी सुरक्षा करना, इनका संरक्षण करना और ये देखना कि अगर हम कोई पौधा लगा रहे हैं तो वो अच्छे से फले फूले, हमारा ही कर्तव्य है। बिल्कुल। और कमो भाभी, पता है हमारे कई साथियों ने इस बारे में बहुत सी बातें लिख भेजी हैं जो हम बताएंगे, लेकिन एक अंतराल के बाद।
अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं सखी सहेली। और कमो भाभी, जैसे कि हमने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ के ऊपर हमारे कई साथियों ने बहुत सी बात लिख भेजी है। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि इससे मनुष्य के जीवन में फसली पौधों के महत्व का पता चलता है। सभ्यता की शुरुआत से बीमारियों, कीटों और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए अच्छी क्वालिटी के बीज और स्वस्थ पौधों का महत्व जग जाहिर है। दुनिया में हर साल बीमारियों और कीटों से 200 से 300 अरब डॉलर की फसलों का नुकसान होता है। कीटों से फसलों को होने वाला नुकसान 10 से 40% तक है। जलवायु परिवर्तन भी पौधों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल रहा है, जिससे विश्व खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। पौधों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों से बचने के लिए हमें तत्काल ऐसे जीन की आवश्यकता है जिनमें सूखा, अधिक गर्मी, बाढ़, बीमारी, कीटों के हमले आदि की प्रतिरोधी क्षमता हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने साझा की हमारे साथ। तो पौधा लगाएं और उनकी देखभाल करें जी। और ये ध्यान रखें कि वो सिर्फ बढ़े ना, बल्कि स्वस्थ रूप से बढ़े और फले फूले। तो कमो भाभी, जब पौधों की बातें हो रही है, पत्तों की बातें हो रही, तो फल की बात क्यों नहीं हो रही? तो हम आपसे और अपने सभी साथियों से पूछना चाहते हैं कि वो कौन सा फल है जो गर्मी में ही आता है और सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी सब उसे बहुत ही सामान्य सा ही कुछ नाम कहते हैं उसका। मैं तुम्हारा इशारा समझ रही हूँ। आप इशारा समझिए, लेकिन हम अभी कुछ और बातें करना चाहते हैं। उत्तर अभी नहीं बताएंगे जी, है ना नेहा? हमारे साथियों तो समझ में आ चुका हो, क्योंकि कई बार तो ऐसे सवाल हम उनसे हमसे सवाल जो पूछते हैं उससे ज्यादा जानकारी वाले जवाब भी उनके आते हैं हमेशा। तो देखते हैं इस बार वो जवाब देते हैं या नहीं देते। बिल्कुल देंगे। कमो भाभी तो कह रही हैं कि उन्हें जवाब आता है, पर कितना आता है हमें तो पता अरे नेहा दीदी, हमें जवाब भी आता है और हमें पता है आपको भी वो चीज भाती है। लग रहा है कि आप आसपास पहुंच रही हैं, लेकिन आसपास तो हम पहुंच चुके हैं। नैना देवी जी के आसपास तो हम पहुंच नहीं सकते, क्योंकि वो एक ऐसी गायिका रही हैं जिनका नाम बहुत ही अच्छी तरह से लिया जाता है, क्योंकि उन्हें कई सम्मान भी मिले हैं। और नैना देवी की अगर हम बात करें, किसी भी गायिका की अगर हम बात करते हैं, तो उनके साथ जुड़ा होता है सालों का प्रशिक्षण और रियाज। बिल्कुल, आज बात ठुमरी गायन के लिए मशहूर नैना देवी की। कोलकाता के बैरिस्टर सरल चंद्र सेन और उनकी पत्नी निर्मला के 5 बच्चों में चौथी नीलिना सेन 27 सितंबर 1917 को जन्मी। दादा केशव चंद्र सेन भी एक नेता और ब्रह्म समाज आंदोलन के समाज सुधारक थे, इसलिए परिवार का माहौल भी थोड़ा सा अलग था। और पहली बार नलिना की संगीत में दिलचस्पी जगाने में उनके चाचा पंचू का हाथ रहा, जब वो पहली बार थिएटर में अंगूरबाला के संगीत कार्यक्रम में उन्हें ले गए। यहाँ नलिना की दिलचस्पी इतनी बढ़ी कि वो अंगूरबाला के घर मस्जिद बारी रोड तक पहुंच गई। संगीत में रुचि जागी और वो उससे जुड़ती चली गई। बंगाल में ख्याल गायन परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले प्रसिद्ध गायक और शिक्षक गिरिजा शंकर चक्रवर्ती से नलिना ने 9 साल तक संगीत सीखा। जैसा पहले कई महिला कलाकारों के साथ होता था, कुछ वैसा ही नलिना के साथ भी हुआ। 16 साल की उम्र में ही उनका विवाह कपूरथला रियासत के चरणजीत सिंह के बेटे रिपजीत सिंह से हो गया। लोग उन्हें नलिना की जगह नैना रिपजीत सिंह के नाम से जानने लगे। और कपूरथला जैसे ही वो पहुंची, वैसे ही उनके लिए गायन बंद हो गया। लेकिन जब वो सिर्फ 32 साल की थीं, तो उनके पति की मृत्यु हो गई और इसके पश्चात दिल्ली आकर वो बस गईं और एक बार फिर संगीत ने उनका द्वार खटखटाया और नैना देवी ने एक बार फिर संगीत सीखना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने रामपुर सहसवास घराने की मुश्ताक हुसैन खान से प्रशिक्षण लिया और इसके बाद बनारस घराने की रसूलन बाई से संगीत सीखने लगी और रसूलन बाई से उन्होंने पूरब अंग शैली की ठुमरी सीखी और संगीत कार्यक्रमों में नैना देवी के नाम से प्रस्तुति का सिलसिला भी शुरू हो गया। नैना देवी का ठुमरी गायन तो मशहूर हुआ ही, साथ ही दादरा, कव्वाली और गजल में भी उन्होंने नाम कमाया और ठुमरी गायन के प्रति उनकी रुचि अलग ही नजर आती थी। ठुमरी गायन रस और भावपूर्ण होता है। इसमें भाव को अच्छी तरह पिरोने के लिए नैना देवी ने नाट्य शास्त्र में बताई गई 8 अलग अलग नायिकाओं के बारे में पढ़ा, जिसे नायिका भेद यानी अष्ट नायिका कहा गया है। इसमें 8 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन है। उनके अनुसार ठुमरी की प्रस्तुति करने के लिए इसे पढ़ा जाना चाहिए।
और दिल्ली में ही कला संगठन झंकार समिति को चलाने वाली सुमित्रा चरत राम शर्मा के संपर्क में वो आई, जिन्होंने श्री राम भारतीय कला केंद्र की स्थापना की और नैना देवी को कला निर्देशक के रूप में यहाँ शामिल किया। इसके अलावा नैना देवी ने एक संगीतकार के तौर पर ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में भी कार्यक्रम किए। अपनी उम्र के एक पड़ाव पर आकर उन्हें कीर्तन के पारंपरिक रूपों में रुचि हुई। इसके लिए वो वृंदावन गईं और वहां इसके गुर सीखे। अपने 3 शिष्यों को उन्होंने इस कला में पारंगत किया। उनके कुछ शिष्यों के नाम लें तो उनमें शुभा मुद्गल, मधुमिता रे और विद्या राव का नाम शामिल है। विद्या राव ने तो उन पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है हार्ट टू हार्ट रिमेम्बरिंग नैना देवी। साल 1974 में नैना देवी को उनकी कला और उनके प्रति लगन को देखते हुए भारत के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1 नवंबर 1993 को नैना देवी इस दुनिया को छोड़ गईं, लेकिन उनकी आवाज और उनकी कला आज तक उनके शिष्यों के माध्यम से हमारे बीच मौजूद है। और कहा भी जाता है कमो भाभी कि एक कलाकार हमेशा अपनी कला से जीवित रहता है। बिल्कुल सही बात है नेहा। तो कमो भाभी कितना अच्छा लगा ना, रंग रंग की बातें हो रही थी। रंग रंग की बातें हुई और नेहा दीदी आपने जो प्रश्न पूछा था उसके जवाब भी आए हैं। अरे वाह, तो बता भी दीजिए। भाई बता तो देंगे कि हमने खास तौर से आपके लिए आम लेकर हम आए हैं। तो इस तरह से हमारे कई साथियों, लेकिन तरबूज भी कहा है हमारे साथियों ने, क्योंकि गर्मी का तो वो भी फल है। हाँ। और लगता भी बड़ा अच्छा है पानी की। वैसे हर मौसम का अपना एक अलग अंदाज होता है। हर मौसम में खाने पीने की चीजों का एक कहते हैं ना, अलग अलग चीजें आती हैं खास उस मौसम के हिसाब से। तो उस मौसम के लिए जो चीजें बनी हुई हैं, जो प्रकृति ने बनाई हैं, हम अगर उन्हीं का सेवन करें तो वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेहतर होगा। अब बताइए भला, साल भर क्यों आम नहीं आता? भाई आम का मन करे तो वो आ जाए, लेकिन हम आने नहीं देते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन कमो भाभी देखिए, जैसे जिस वक्त जो चीज आनी चाहिए उसका आनंद दुगना होता मौसम के अनुसार, कुछ उसी तरह से हमारा अगर आर्थिक स्वास्थ्य हमें सही रखना है, यानी कि अपने पैसे बचाने हैं, तो हमें भी कुछ जो तरीके हैं ना, पारंपरिक रूप से जिन तरीकों को अपनाना चाहिए, यानी कि जैसे बैंक की डिटेल है किसी को नहीं दे, क्योंकि धोखाधड़ी बहुत हो सकती है हमारे साथ। बिल्कुल, यानी आम के धोखे में कहीं हमारे हाथ गुठली न लग जाए। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि भाई अलग अलग तरीके से, जैसे अलग अलग फल आते हैं, उस तरह से अलग अलग तरकीबें तिकड़मे लेकर आते हैं लोग हमें लूटने के लिए और हमारे पैसों को धोखाधड़ी के जरिए अपने तक लेने के लिए। अब तो सीधे सीधे चोरी डकैती पहले हो जाया करती थी, ऐसा कहा जाता था कि कोई सामान ले जा रहा है, अब तो ताला बंद करके आप रखिए, लेकिन फिर भी चीजें उड़ा ली जाती हैं। भाई इसे कहते हैं जमाना बदल गया है, तकनीक बदल गई है, और जितनी ज्यादा तकनीक पे हम निर्भर होते जा रहे हैं, ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उस पे हम जितने ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं नेहा, कहते हैं ना, खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। अब ऑनलाइन जो धोखे की बात हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है, ये समय के हिसाब से आज की जरूरत है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे ना कमो भाभी की, अब धोखाधड़ी के नए नए तरीके आ गए, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट करने की या ऑनलाइन बहुत सारी चीजें खरीदने के अच्छी अच्छी सुविधाएं हम तक पहुंच गई हैं। तो वहीं बहुत सारे फ्रॉड करने वाले भी ऑनलाइन मौजूद हैं, और वो जैसे बाजार में लोग रहते हैं ना कि चोरी पॉकेट मारी होती है, कुछ इसी तरह से यहाँ भी होता है। भाई हम तो यही कहेंगे कि समय के साथ ये हमारी जरूरत है आज की, मतलब ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा हो, ये हमारे जरूरत के हिसाब से हमारी सुविधा के लिए है। लेकिन खतरे के चलते इन सुविधाओं का हम उपयोग ही ना करें, ये तो सही बात नहीं है। हाँ, सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ अगर हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो धोखाधड़ी के जो कहते हैं ना खतरा होता है, धोखे का खतरा होता है, ऑनलाइन धोखे का, वो काफी मात्रा में हम उससे बचे रहेंगे। अच्छा, पर आप ये बताइए कमो भाभी कि हमें तो किसी का फोन आ जाए और वो आपका नाम लेकर हमसे मांगने लगे पैसे, कहे कि भाई कमो भाभी ने आपका नंबर दिया है और हमें बहुत जरूरत है और हम कह रहे हैं कि आपसे हमें पैसे लेने के लिए कहा है, तो हम क्या करें? हाय नेहा दीदी, अगर आपको ऐसा कभी कोई कॉल आए तो आप सबसे पहला कॉल मुझे करिए कि कमो भाभी, क्या आपने किसी से कहा है नेहा से पैसे लेने के लिए? हाँ, भाई क्रॉस चेक, एक कहते हैं ना, आपको क्रॉस चेक तो करना चाहिए कि क्या सही में
पर कई बार तो वो फोन जो करते हैं वो तो बिल्कुल रुकते ही नहीं ना, वो कहते हैं कि भाई नहीं आप मत कीजिए, हमें तो बहुत ज़रूरत है, कोई अस्पताल में है, कोई यहाँ है, अभी हम गिर गए हैं, ऐसा कुछ इतनी ज़रूरत वाली बात बताते हैं, इतनी हड़बड़ी वाली बातें बताते हैं कि हम हड़बड़ी में हमें समझ नहीं आता। और आपका नाम कैसे उन्हें पता चला, ऐसा सोचकर हम तो सोचते हैं कि दे दें क्या पैसे। तो ऐसे में अपने आप को मजबूत रखते हुए, अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखते हुए उस कॉल को आप उत्तर ज़्यादा उनको एंटरटेन मत करिए, यानी उत्तर ही न दीजिए उनके किसी प्रश्न का, उसे काटिए और फिर आपके परिचित व्यक्ति से, जिसका नाम वो व्यक्ति ले रहा है, उनसे कॉल करके उनसे पूछिए, उनसे पूछताछ कीजिए कि भाई ऐसा आपने किसी से कहा है क्या, और फिर सारी बात खुल जाएगी आपके सामने। ये तो सही बात है कमो भाभी। और एक बार किसी ने जब मेरा फेसबुक प्रोफाइल बना लिया था और आपसे पैसे मांगने लगा था तब भाई सोशल मीडिया पर कई सारी चीजें होती हैं नेहा। देखो, सबसे जरूरी बात है ना कि ऑनलाइन शॉपिंग हम कर रहे हो, कोई चीज खरीद रहे हो, या सोशल मीडिया पर हमारे कहीं पे अकाउंट में कोई मैसेज आए, तो उसकी विश्वसनीयता जांचना सबसे जरूरी है। अगर सोशल मीडिया के अकाउंट पर भी कहीं से भी ऐसा किसी तरह का मैसेज आता है, अगर आपके नेहा के सोशल मीडिया अकाउंट पर आया है कि कमो भाभी के नाम से मैसेज कि कमो भाभी, नेहा दीदी मुझे इतने रुपयों की ज़रूरत है, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, तो प्लीज़ मुझे भिजवा दीजिए, ये मेरा लिंक है या ये मेरा अकाउंट आईडी है, तो नेहा ध्यान रहे कभी भी ऐसा काम न करना और पैसे तो बिल्कुल मत भिजवाना। हाँ, और लिंक पे भी हमें क्लिक नहीं करना चाहिए, नहीं तो कई बार बहुत सारी जानकारियां चली जाती है और कई बार हमारा खाता भी हैक हो जाता है। बिल्कुल। और कभी भी आपको कॉल आता है कि हम फला बैंकिंग सर्विस की तरफ से बोल रहे हैं, आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा अगर आपने ये जानकारी ना दी, या आपका अकाउंट सीज कर दिया जाएगा अगर आपने फला जानकारी ना दी, या हमारे साथ OTP शेयर नहीं किया, हम अभी तुरंत ऑनलाइन ठीक कर देंगे। तो भाई आपके आर्थिक स्वास्थ्य के लिए ये ज़रूरी है कि किसी भी फ़ोन पे अगर आपसे OTP या किसी तरह की आपके अकाउंट से संबंधित जानकारी मांगी जाती है, तो किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी जानकारी साझा न करें। आप उन्हें कह दीजिए कि अच्छा, मेरा अकाउंट अगर बंद होगा तो मैं अपने बैंक के जो ब्रांच है वहां जाकर पता कर लूंगा या पता कर लूंगी। सीधी सी बात है। और भी एक बात पूछी जा सकती है कमो भाभी उनसे, अगर आप ये पूछेंगे कि कौन से बैंक से आप बोल रहे हैं, तो देखिएगा हमेशा जवाब गलत ही आता है, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं होता कि किस बैंक अकाउंट में किस बैंक में आपका अकाउंट है, तो वो हमेशा किसी दूसरे या तीसरे बैंक का नाम बोलते हैं। लेकिन जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, अक्सर वो उसका नाम बोलते हैं। तो इस वजह से हम ये सोच सकते हैं कि किसी भी बैंक का अगर वो नाम बोलते हैं और अगर मान लीजिए आपका अकाउंट उसी में है जी, तो भी आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम उनके पास जाएंगे, कल तो हम जाने ही वाले बैंक। बिल्कुल। तो वो एकदम हड़बड़ा कर कुछ नई चीजें कहने लगते हैं और इससे आप उन्हें पकड़ सकते हैं। बिल्कुल। वैसे हमारे एक साथी भी कह रहे हैं कि एक और टेक्नोलॉजी ने हमारा जीवन आसान बनाया है, वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं जो हमें झेलने पड़ते हैं। डिजिटलाइजेशन के दौर में हर चीज़ हमसे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। इन सब के साथ ऑनलाइन पेमेंट भी बढ़े हैं। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा से हमें खुदरा रुपयों की चिंता नहीं रहती और ये आसान भी है, लेकिन इसके साथ ही इसमें धोखाधड़ी की संभावना भी बनी रहती है। ऑनलाइन ठगी की खबरें हम आए दिन पढ़ते रहते हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम या ऑनलाइन ठगी की घटनाओं को रोकने और इनकी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। आप धोखाधड़ी की शिकायत इस नंबर पर दर्ज करा सकते हैं, और यदि आप ऐसे किसी अपराध के शिकार होते हैं तो सबसे पहले इस नंबर पर कॉल करें। और इसके अलावा आप गृह मंत्रालय के जो साइबर पोर्टल है, साइबर क्राइम का जो पोर्टल है, उस पर भी इसकी शिकायत की जा सकती है। तो ये https cybercrime.gov.in पर आप जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। और एक बात ये भी है कि अगर जब हम इस तरीके की बातों में फंस जाते हैं, OTP शेयर नहीं करना चाहिए, ये तो सब हर तरफ से आता है। हमारे बैंक से भी अक्सर हमें ये मैसेज आता है कि किसी के साथ भी OTP शेयर मत कीजिए, आपका जो पिन है, ATM पिन है, वो किसी के साथ साझा मत कीजिए, कहीं लिखकर मत रखिए उसे।
कोई ऐसा नंबर रखिए जो आपको याद रहता है, क्योंकि अगर हम जगह जगह लिख कर रखते हैं, फ़ोन में हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी कार्ड अगर गुम गया तो उसे आप तुरंत ब्लॉक करवाइए फ़ोन करके। इस तरह की चीज़ें करके आप बच सकते हैं। देखिए, सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम ये सोचें कि हमारी पॉकेट मार ली जाएगी, इसके लिए हम बाजार ही नहीं जाएंगे, हम घर में बैठ के रहेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम सावधानी रख सकते हैं। जहां हमें लगता है कि कुछ खतरा है या भीड़ भाड़ है, तो वहां हम बचकर अपने तरीके से उस चीज को देखते हैं। गिनकर बार बार हम पैसे लेते हैं। कुछ उसी तरह से हमें यहाँ भी सावधान रहना है। बिल्कुल सतर्क रहना है। और जैसे किसी भी साइट पर आप सर्फिंग कर रहे हैं, नेट सर्फिंग, और तो किसी भी साइट पर अपनी निजी जानकारियां ना दें। कई बार साइट्स पर जब आगे का पेज नहीं ओपन होता तो वो साइट आपकी जानकारी मांगती है कि आप वो जानकारी देंगे, उसके बाद ही वो आगे साइट खुलेगी। तो ऐसे किसी भी साइट पर अपनी निजी जानकारियां न साझा करें। एड्रेस हो सकता है, पता हो सकता है, कई बैंक के डिटेल्स हो सकते हैं, तो बिल्कुल ना दें। साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग करते समय इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जिस साइट से हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, क्या वो विश्वसनीय है। अब इसकी जांच पड़ताल तो हम पूरे तरीके से कर नहीं सकते, लेकिन अगर हमें थोड़ा भी लगता है कि क्योंकि कई रिव्यूज़ रहते हैं, वो पढ़ें सामान मंगाने के पहले। और अगर आपको थोड़ा सा भी खटका लग रहा है तो भाई कैश ऑन डिलीवरी का जो उपाय है, जो विकल्प है, वो आप चुन सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट करने की बजाय। आमतौर पे जो फ्रॉड कंपनियां होती है या फ्रॉड साइट्स बनाई जाती है धोखाधड़ी के लिए, वो कैश ऑन डिलीवरी का जो होता है विकल्प वो देते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें तो पैसे तुरंत चाहिए, उन्हें तो सामान आपको देना है नहीं, तो इसलिए वो इस तरह का विकल्प कभी देते नहीं और रिटर्न का विकल्प भी नहीं देते। हाँ, ये भी सबसे जरूरी बात है कि ऑनलाइन चीजें खरीदते समय वस्तु को वापस करने का विकल्प हो, ये जरूर देखें। और किसी भी फोन कॉल के उत्तर में, जैसा कि हमने कहा कि अपने बैंक की जो जानकारी है, अपने अकाउंट से संबंधित जानकारी है, क्रेडिट और एटीएम कार्ड की जो जानकारी है, वो न साझा करें। और नेहा, वैसे सोशल मीडिया पर जो डुप्लीकेट आईडी बनाकर कई तरह के धोखाधड़ी की बातें भी इन दिनों सामने आ रही हैं। जैसे कि वो आपकी फेसबुक प्रोफाइल से आपकी फोटो ले लेते हैं और उसके बाद फिर वो एक इसी तरह का आपके नाम से ही उसी तस्वीर के साथ एक नया खाता बना लेते हैं और आपके ही जो दोस्त होते हैं उन सभी को वो मैसेज भेजते हैं, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसके बाद उनसे मैसेंजर पर जाकर आपके नाम से पैसे मांगते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए भी ये है कि आप अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है उसको भी आप सेव कर सकते हैं। ऐसा कई विकल्प दिए होते हैं जिससे वो स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते उसकी, तो उसलिए वो आपकी फोटो सेव भी नहीं कर सकते और ले भी नहीं सकते। और इसके बजाय भी आप अपने दोस्तों को, सभी को कह सकते हैं कि मेरा दूसरा अगर खाता मुझे कभी बनाना पड़ा किसी भी कारण से, तो मैं खुद आपसे पहले संपर्क करूंगा और आपसे बात करूंगा, पैसा तो कभी भी नहीं मांगूंगा उससे। बिल्कुल। और अगर मैसेज में कोई भी लिंक आता है किसी भी तरह का, तो उस पे भूल कर भी क्लिक ना करें, उस लिंक पर ना जाएं। वो लिंक कोई भी फ्रॉड साइट हो सकती है और आपके बैंक अकाउंट से आपकी निजी जानकारी हैक हो सकती है, आपका अकाउंट हैक हो सकता है, बैंक अकाउंट से पैसे भी निकल सकते हैं। तो मैसेज में आए किसी भी लिंक पर आप क्लिक ना करें। साथ ही आजकल जो मोबाइल है, टैब है या लैपटॉप है, बच्चे भी उसका इस्तेमाल करते हैं और बच्चे अगर गेम खेल रहे हैं ऑनलाइन जाकर, तो इस बात का खास ख्याल रखें कि वो ये जो ऑनलाइन गेमिंग के द्वारा भी कई बार फ्रॉड की खबरें आई हैं। तो बच के रहिए, क्योंकि सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और कमो भाभी, आप तो ये कह रही थी कि आपके पिटारे में बहुत कुछ है, खाने की चीजें हैं। हमारे बुआ जी तो आई नहीं तो बुआ जी से तो हम दिन भर खाना मांगते हैं। तो अभी आप आई हैं तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कुछ ना कुछ अच्छा हमें खिलाएं। बिल्कुल खिलाएंगे नेहा। और हमारे जो साथी हैं, श्रोता हैं, उन्होंने भी कई व्यंजन विधियां हमसे साझा की है। वो पढ़ के भी काफी, कहते हैं ना, एकदम मजा आ रहा है। और इसमें तो मैंगो केक भी बना दिया हमने। आम की बातें की और उन्होंने आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात करके मैंगो केक बनाने तो मैंगो केक से ही शुरुआत करते हैं। हाँ, उसके लिए सामग्री है मैदा 1 से 1.5 कप, शक्कर पीसकर 1 कप, रिफाइंड तेल या घी 3/4 कप, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा आधा टीस्पून, आधा कप दूध पाउडर, 1 कप मैंगो पल्प, 1 कप दूध,
कुछ कटे हुए बादाम, और बादाम के अलावा और भी जो सूखे मेवे होते हैं वो डाले जा सकते हैं, जैसे काजू हो गए कतर के, किशमिश हो गई या काला मनुका हो गया। और विधि ऐसे है कि मैदा में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालकर उसे छान लें। सभी सामग्री को मिलाकर मिश्रण बना लें और ऊपर से ये बादाम काट कर डालें। अब ओवन को प्री हीट करके 180 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 40 मिनट तक हमें इसे पकाना है और ठंडा होने पर काटें और मजे लें। वैसे ये जो सामग्री, ये जब हम पूरा मिश्रण बनाएंगे तो इसमें जब हमें थोड़ा थोड़ा दूध डालना, जब मिश्रण बना उसको मिलाते रहेंगे नेहा, तो उसको थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हमें मिलाना है और इस बात का ध्यान रखना है कि उस मिश्रण में गट्ठे न पड़ने पाए। देखिए, ये मैंगो केक तो बच्चे खा लेंगे आसानी से, लेकिन जब उन्हें रोटी और सब्जी खिलानी हो तो बात है ना, अगर वो खिलाई जा सके। ये बड़ी मुश्किल बात है। इसका तरीका हमारे पास है, बताइए। इसके लिए बना सकते हैं पनीर चपाती रोल्स। तो इसके लिए पहले तो रोटी बनाने के लिए जैसे कि हम लेते हैं गेहूं का आटा या मैदा तो नहीं, गेहूं का आटा ही लीजिए। 3 कप गेहूं का आटा, 2 चम्मच तेल, दूध और नमक। इस तरह से चपाती के लिए ये सामग्री है। और इसमें भरने के लिए हम बनाएंगे पनीर की जो अच्छी सी कुछ सब्जी जैसी। तो इसके लिए 1 कप कसा हुआ पनीर, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा मध्यम आकार का 1 प्याज, बारीक कटी 1 हरी मिर्च, या बच्चे ना खाते हो तो ये नहीं भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच टमाटर केचप, नमक और 1 चम्मच तेल। अब रोल्स बनाने के लिए भी हम 2 पनीर क्यूब को कस के, ये सब अगर चाहे तो कीजिए, नहीं तो नहीं, और 1 कप कटी हुई गोभी, 4 चम्मच हरी चटनी, और तल भी सकते हैं या सेक सकते हैं आप। 1 कटोरे में 3 कप गेहूं का आटा या मैदा, 2 चम्मच तेल और नमक लीजिए। अब दूध डाल के इसको धीरे धीरे पराठे के या चपाती के आटे की तरह चिकना चिकना गूंथ लीजिए और ढक के 10 से 15 मिनट तक के लिए रख दीजिए। इसके बाद आटे को फिर से एक बार थोड़ा सा लोच लगा लीजिए और 4 बराबर भागों में बांट लीजिए। अब हर हिस्से को गोल गोल करके चपाती के आकार में बना लीजिए। फिर धीमी आंच पे तवे को गर्म करके दोनों तरफ हल्का हल्का भूरा रंग आए ना, जैसे छोटे छोटे धब्बे से आते हैं, हल्का सा पका है, पूरा नहीं पका, उस तरह से पका लीजिए। अब इसके बाद इसे तो कवर करके आप रख दीजिए रोटी के डब्बे में। पूरी तरह से पकाना नहीं है, थोड़ा कम पकाएं क्योंकि बाद में फिर पकाना है। और इसके बाद धीमी आंच पर एक छोटे पैन में 1 चम्मच गरम तेल डालिए, तेल डालकर गरम कीजिए, जीरा डालिए, जब चटकने लगे तो फिर प्याज डाल के भूनिए, अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए, फिर भुन जाए तो फिर इसमें मसाले डाल सकते हैं, आप जैसे खाते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, टमाटर केचप, धनिया पत्ती और हरी मिर्च डाल दीजिए। सबको अच्छी तरह से मिला लीजिए, आंच को बंद कर दीजिए और अब इसमें पनीर डालकर थोड़ा नमक डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब रोल में भरने के लिए ये तैयार है। अब इसको भी 4 भागों में बांट दीजिए क्योंकि 4 भागों में हमने रोटी बांटी है। और अब थोड़ा धीमी आंच पे तवा गरम कीजिए और पहले पकी हुई चपाती रखिए, फिर दोनों तरफ थोड़ा तेल फैलाइए और हर हिस्से को 20 से 30 सेकंड के लिए थोड़ा पका लीजिए। फिर गर्मा गर्म चपाती लेकर उसमें समान रूप से 1 चम्मच हरी चटनी फैलाइए और जो हमने मिश्रण बनाया था पनीर का वो उसकी लंबाई में रखिए और उसके बाद आधा चम्मच कसा हुआ पनीर आप डाल सकते हैं और जो सलाद आपने रखी है वो डाल सकते हैं, यानी कि पत्ता गोभी वगैरह जो हमने काट के रखा था वो। और फिर रोल बनाने के लिए स्टफिंग के चारों तरफ से चपाती को आप कस के लपेट दें कि वो गिरे ना। और अब आपका पनीर चपाती रोल टमाटर की चटनी के साथ परोसने के लिए हो गया है तैयार। और इसमें अगर हम चाहें तो कई और तरह की जो सब्जियां हैं ना, जैसे गाजर घिस के डाला जा सकता है, बीटरूट यानी शलजम जो हो गया वो घिस के डाला जा सकता है, तो स्वाद के साथ स्वास्थ्य भी होगा। और एक रेसिपी हमारे साथी ने भेजी है, चना दाल और पत्ता गोभी की टिक्की। उसमें चाहिए चना दाल 1 कप, रात भर भिगो देना है उसे, बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी आधा कप, 2 बड़े चम्मच दही, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, हरा धनिया, पुदीना, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, बेसन 1/4 कप। अब चना दाल को पीस लेना है थोड़ा दरदरा और बाकी सारी सामग्री उसमें डाल करके टिक्की बना लीजिए। नॉन स्टिक तवे पर 1 छोटा चम्मच तेल डालकर टिक्की को धीमी आंच पर दोनों ओर से सुनहरा होने तक पकाइए और गर्मा गर्म टिक्कियों को हरी चटनी के साथ बच्चों को परोसिए। क्या बात है, चटपटी।
तो कमो भाभी, इतनी सारी खाने की चीजें बना ली हमने, अब आप कुछ गंभीर मुद्रा में क्यों लग रही हैं? गंभीर मुद्रा में इसलिए हूँ नेहा कि ये जो हमारे एक साथी ने हमारे साथ जो साझा किया है मैसेज, कैश ऑन डिलीवरी कई उत्पादों पे नहीं होती, इसलिए ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ जाता है। अगर ऑनलाइन पेमेंट करना भी पड़े तो सिक्योर और रजिस्टर्ड वेबसाइट से ही शॉपिंग करें। ये तो बात इन्होंने बहुत सही कही, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कैश ऑन डिलीवरी की अगर सुविधा हो भी तो भी जो व्यक्ति पार्सल लेकर आता है उसे तो हमें पहले पैसा देना होता है, बाद में हम पार्सल खोल के देख सकते हैं कि कटे फटे कपड़े निकल रहे हैं, कुछ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो हम तो यूं भी ठगे ही जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि जो ऐसी साइट है जहां वापस लेते हैं और वो बहुत ज्यादा वापसी का विकल्प नहीं है। हाँ, वापसी का विकल्प है, होता भी कहीं में, लेकिन वो साइट ही गायब हो जाती है, फिर वो वापस लेते नहीं है। तो जो जैसा हमारे साथी ने कहा कि जो सिक्योर है, जिनके बारे में हमें पता है कि वो अच्छी है साइट, और जहां प्रमाणित लोगों ने उस पर कमेंट किया है कि हाँ हमने यहाँ से सामान लिया और ये अच्छी है साइट, और ये आपके जो सामान अच्छा नहीं है उसे वापस भी लेती हैं, और उनका एक अच्छा व्यापार है, नाम है, तो ऐसी जगह से ही ऑनलाइन शॉपिंग करना सही रहता है। बिल्कुल। और कई बार ऑनलाइन शॉपिंग जब हम करते हैं तो जब पेमेंट का ऑप्शन आता है तो उस समय वो साइट हमें किसी और दूसरी साइट पर ले जाती है पेमेंट के लिए। तो अगर आपको कहीं थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं ये सही चीज नहीं है, तो कृपया आगे ना बढ़ें। बिल्कुल। और आपके जैसे कि कोई बीमा की किस्तें भरनी होती हैं, और भी बहुत सारी किस्तें हम भरते हैं, तो ऐसे में भी अगर कोई आपको प्रमाणित जगह से भी अगर मान लीजिए फोन आ रहा है और वो कह रहे हैं कि हम आपको गाइड करते जा रहे हैं और आप जाकर पैसे भरिए, लेकिन आपको लगता है कि प्रमाणित जगह से फोन है, उसी व्यक्ति का फोन है जिससे आप हमेशा बात करते हैं, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता है कि कुछ फ्रॉड हो, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि नहीं, आप हमारे जो एजेंट हैं हम उनके जरिए करेंगे, या हम जिस तरह से हमेशा करते हैं ऑनलाइन, जैसे हम खुद जाके एक उसके साइट पर जाकर करते हैं वैसा करेंगे, या फिर आप अगर बोलें तो हम आपके वहां आकर कर सकते हैं, या आप पे कोई व्यक्ति सामने आकर हमसे पैसे ले सकता है। ऑफिस में जाकर किया जा सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि फोन पर ये आपको निर्देश दिया जाता है कि प्ले स्टोर में जाइए, फलाना ऐप आपको डाउनलोड करना है, उस ऐप में आपको ये जानकारी डालनी है। तो कृपया ऐसे कोई भी ऐप आप जब तक कहते हैं ना एकदम पक्के ना हो जाए मन से कि हाँ ये सही चीज हो रही है, तब तक ऐसा कोई ऐप किसी के भी कहने पर डाउनलोड ना करें। बिल्कुल। उस पर अपनी निजी जानकारी साझा न करें। बिल्कुल। तो सतर्क रहिए, बच के रहिए। और हमारी साथी ने ब्रेड रोल की रेसिपी भी बताई थी, जैसा हमने रोटी का रोल बताया ना, कुछ उसी तरह से बस ब्रेड को गीला करके पतला उसे बेल लेना है और उसके अंदर डाल देना है। साथ ही इन्होंने एक टिप्स ये लिखा है कि मटर छोटे बच्चे नहीं खा पाते, तो अगर मटर डाल रहे हैं तो पूरी तरह से उसको मैश कर दें और डालिए। और अब कार्यक्रम से जाने का समय हो गया कमो भाभी। हाँ, आज काफी सारी बातें हुई ना। तो सभी से लेते हैं विदा। नेहा शर्मा और कमो का नमस्कार।